हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस बुक का बायो वाला पार्ट। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें हम एक एक क्लास के एक एक चैप्टर को नहीं करेंगे। हम एक टॉपिक है, जैसे ये सेल डिवीजन एक टॉपिक हो गया। अब इस टॉपिक के बारे में क्लास 6 से लेकर 12th तक के बुक में जिस जिस चैप्टर में इसके बारे में जितनी भी जानकारी होगी उन सबको हम एक साथ एक ही टॉपिक में इंक्लूड कर लेंगे, ना कि एक एक क्लास का एक एक चैप्टर करेंगे। आपको क्या करना है, पहले बुक पढ़नी है, सारी बुक पढ़नी है, 6 से लेकर 12 तक की बुक पढ़नी है, सारे चैप्टर पढ़ने हैं। उसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि किस चैप्टर के किस क्लास के किस चैप्टर में इस टॉपिक के बारे में बताया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, और अगर आपको मैच कराना होगा तो आप उसमें से देख लीजिएगा। आपको क्या करना है, पहले बुक्स पढ़ने हैं, उसके बाद वीडियो पॉज करके अपने नोट्स बना लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के बारे में, आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, ऊतक और ऊतक तंत्र यानी टिश्यूज और टिश्यू सिस्टम, पादप और जंतु ऊतक, प्लांट एंड एनिमल सेल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोशिका विभाजन। यह जीवों के वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। एक सेल टूटकर दो नई सेल बनाती हैं। जैसे ये एक सेल है, इसको पेरेंट सेल कहते हैं। अब ये टूटेगा तो फिर दो सेल बनाएगा, फिर जब ये टूटेंगी तो ये दो सेल बनाती है यानी डॉटर सेल। इसे सेल डिवीजन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहले आता है असूत्री विभाजन। यह केवल प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। इसका ये डायग्राम है, जैसे ये पूरा सेल है, इसके अंदर कोशिका द्रव है, और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है जो टूट रहा है 2 सेलों में, ये कोशिका द्रव का विभाजन है। अब ये जो है ये असूत्री विभाजन है, यानी जो एक सेल होता है वो सेम टू सेम अपने जैसे 2 सेल बनाता है। सेकंड नंबर पे आता है समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस। इसको समझने के लिए हमें पहले ह्यूमन सेल में जो गुणसूत्र होते हैं उनको समझना होगा। तो ह्यूमन सेल में कुल गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं नर और मादा का वो समान होता है, जिसे समजात गुणसूत्र कहते हैं। लेकिन इसमें जो 23वीं जोड़ी होती है, जो लास्ट वाली जोड़ी होती है नर और मादा में, वो अलग अलग होती हैं। मेल में क्या होती है XY, फीमेल में XX। यही जो है, ये जो XY और XX होते हैं क्रोमोसोम, यही लिंग का निर्धारण करते हैं, यानी जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, यही निर्धारण करते हैं। अब देखते हैं समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस। ये यूकैरियोटिक सेल में होते हैं और ये काइक सेल में होते हैं। काइक सेल यानी जो मेल में शुक्राणु, फीमेल में अंडाणु सेल को छोड़ के जितने भी बॉडी के सेल होते हैं उन्हें काइक सेल कहते हैं। नर के शुक्राणु व मादा के अंडाणु सेल को छोड़कर अन्य सेल को काइक सेल कहते हैं। ये इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डिवीजन होता है, जैसे एक सेल होता है तो उसमें पूरे 46 क्रोमोसोम होते हैं, पेरेंट सेल होता है। जब ये डिवाइड होता है तो दो डॉटर सेल बनाते हैं, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 ही होती है। यानी जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो सेम जो क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं वही डॉटर सेल में भी ट्रांसफ़र होते हैं। इसकी जो खोज करता है वो फ्लेमिंग है। इसमें प्रत्येक डॉटर सेल अपने पेरेंट सेल के समान होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये सेल जो होते हैं वो घाव भरना, अंगों का पुनर्निर्माण करते हैं। 4 अवस्था में ये विभाजन पूर्ण होता है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब इसके बाद आता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको मायोसिस कहते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। इसको रेडिक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। अब मायोसिस में क्या होता है कि जैसे पेरेंट सेल होते हैं, इनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। जब ये डिवाइड होता है तो ये 2 डॉटर सेल बनाते हैं, जिसमें 46 और 46 क्रोमोसोम ही होती है। फिर जब ये डिवाइड होते हैं तो इनकी जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो आधी हो जाती है, यानी 23 और 23 इसमें, फिर 23 इसमें, यानी जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो आधी हो जाती है। और ये जो डिवीजन होता है वो केवल जो जेनेटिक सेल होते हैं, यानी जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, उन्हीं में ये डिवीजन होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। 4 डॉटर सेल बनती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है। एग्जाम्पल शुक्राणुओं और अंडाणुओं का निर्माण करती है। अब जो अर्धसूत्री विभाजन है ये 2 प्रकार के होते हैं: मायोसिस फर्स्ट और मायोसिस सेकंड। यह सेम माइटोसिस की तरह होता है, यानी जो मायोसिस सेकंड है यह सेम टू सेम माइटोसिस की तरह होता है। लेकिन जो मायोसिस फर्स्ट है इसमें 4 फेज होते हैं: प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। अब जो प्रोफेज फर्स्ट होता है ये सबसे अधिक समय लेता है सेल डिवीजन में, और ये भी 5 चरणों में पूरा होता है, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसमें से बस आपको याद रखने हैं कि जो मायोसिस फर्स्ट है इसके कितने फेज होते हैं, फिर जो प्रोफेज फर्स्ट है इसके कितने चरण होते हैं, बस आपको नेम याद रखने हैं सबके, कन्फ्यूज नहीं होना है। अब इसके बाद आता है सेकंड टॉपिक, आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल। ऐसा पदार्थ जो माता पिता से उनके बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, उसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम गुणसूत्र या धागे नुमा संरचना होती है। क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। डीएनए के ऊपर जीन पाया जाता है जो आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, यानी जो जीन है वही माता पिता के लक्षणों को उनकी आने वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। क्रोमोसोम की खोज किसने की? पुरकिंजे। तो क्रोमोसोम वर्ड ये वॉल्डेयर ने दिया था। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड के बीच में जो दूरी होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसमें जो है वो नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, जैसे एडनिन, ग्वाइनिन,
थाइमिन साइटोसिन। तो जो एडेनिन जो होता है वो थाइमिन से जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से, और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इनके बीच की जो दूरी होती है, यानी एक नाइट्रोजनी बेस से दूसरे नाइट्रोजनी बेस के बीच की जो दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक कुंडली में 10 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। तो जब इनके बीच की दूरी क्या होगी, 10 × 3.4 कर देंगे तो 34 एंगस्ट्रॉम। ये जो है ये एक कुंडली में दूरी है, एक कुंडली की दूरी। इसमें जो ये बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्रोमोसोम केवल कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है। अब इसमें जो है ये एडेनिन है जो डबल बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ा होता है, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से, फिर दोबारा से ऐसे ही रिपीट होकर जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, एडेनिन के साथ और फिर इधर थाइमिन के साथ, यानी दोनों साइड पे ग्वानिन के साथ साइटोसिन के साथ ये फास्फेट समूह जुड़े होते हैं। और फास्फेट समूह से शर्करा जुड़ा होता है, डीऑक्सीराइबोज। तो जो शर्करा होता है और जो फास्फेट समूह होता है, इनके बीच जो बॉन्ड होता है उसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। और जो एक नाइट्रोजन बेस से दूसरे नाइट्रोजन बेस के बीच जो बॉन्ड होता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, जो नाइट्रोजन युक्त क्षार को जोड़ता है। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है और यह अधिक स्थायी होता है। इसके बाद नाइट्रोजन बेस देखते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी ऊपर ही मैंने आप लोग को बताया यही नाइट्रोजन बेस है। इनके बारे में देखते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और प्रीमिडिन। प्यूरिन होते हैं, इसमें 2 होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और प्रीमिडिन 2 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको नाइट्रोजन बेस के नेम याद रखने हैं। इसके बाद आता है डीएनए। डीएनए ये इसकी उपस्थिति केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं। इनमें जो नाइट्रोजन बेस होता है वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। पेंटोज शुगर जो इसमें होता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है। इनका कार्य क्या होता है, आनुवांशिक सूचनाओं का हस्तांतरण करना। यानी डीएनए का काम क्या होता है, आनुवांशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करना। अब इसके बाद आरएनए देखते हैं। इसकी उपस्थिति कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। ध्यान रखिएगा कि डीएनए में यहाँ पे थाइमिन होता है और यहाँ पे यूरेसिल होता है। इसमें पेंटोज शुगर राइबोज होता है। इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य मिलकर जीव द्रव्य बनाते हैं और जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें 4 नाइट्रोजनी बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। जो आरएनए होता है वो 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। ये सब याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है वही इसमें है। आपको परेशान नहीं होना, बुक पढ़ना, नोट्स बनाने और अच्छे से नोट्स को रिवाइज करना। अब इसके बाद आता है ये जो होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होता है, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, यानी आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है और डीएनए में उपस्थित होता है। यह कम अस्थायी होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ऊतक और ऊतक तंत्र, टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम। कोशिकाओं के समूह को जो संरचना और कार्य में समान होता है, कोशिकाओं का जो समूह होता है जो संरचना और कार्य में समान होता है उसको टिश्यू कहते हैं। टिश्यू जो होते हैं ऊतक, ये 2 प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। अब पहले देखते हैं पादप ऊतक के बारे में। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभेज्योतक, दूसरा परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतक। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिनकी कोशिका विभाजन करती हैं, प्लांट के वृद्धि और विकास में सहायक होती हैं, उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इसमें 2 प्रकार के होते हैं, ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं इनके भी 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, यानी मृदुतक, स्थूल कोणोतक और दृढ़ोतक। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये इसका डायग्राम है, डायग्राम से हम समझेंगे। ये भी 3 टाइप का होता है। पहला एपिकल मेरिस्टम यानी शीर्षस्थ विभेज्योतक। ये जो होता है ये प्लांट के सबसे टॉप पे होता है, शीर्ष के लंबाई में वृद्धि करता है, यानी यहाँ पे सेल डिवीजन होता है तो पेड़ की वृद्धि होती है। इसके बाद अंतर्वेशी विभेज्योतक यानी इंटरकेलरी मेरिस्टम, पर्व संधि के मध्य की लंबाई में वृद्धि करता है, यानी ये जो सेल होते हैं ये बीच में होते हैं, यहाँ पे डिवीजन होता है तो पेड़ों की मोटाई बढ़ती है। थर्ड है पार्श्व विभेज्योतक यानी लेटरल मेरिस्टम, ये पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करता है। जो अंतर्वेशी होता है इसमें जो पार्श्व संधि के मध्य इसकी लंबाई बढ़ती है और जो पार्श्व विभेज्योतक होता है ये पेड़ों की चौड़ाई बढ़ाता है। अब इसके बाद फिर दूसरा देखेंगे, ये भी इसी का एक डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि ये पेड़ है और ये यानी ये टॉप का है और ये जड़ों की है। तो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम टिश्यू होते हैं जो ऊपर की तरफ पेड़ को वृद्धि करते हैं, और यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम होते हैं जो सेल डिवीजन करते हैं जिससे इनकी जड़ें विकसित होती हैं। ये जो रूट पार्ट है और ये शूट पार्ट है, यहाँ पे सेल डिवीजन होता है। ये जो होते हैं ये कारक एधा, यानी ये जो है यहाँ पे संवहनीय एधा है, वेस्कुलर कैम्बियम। उसके बाद यहाँ पे होता है कारक एधा, फिर यहाँ पे भी सेम कारक एधा होता है, यानी ये ऊपर के पार्ट जो पेड़ होते हैं उनके जो तने होते हैं उनके पार्ट, और ये जड़ों के पार्ट। तो इधर भी वृद्धि होती है, इधर भी वृद्धि होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन से सेल सेम टू सेम ऊपर भी है और जड़ों में भी होती हैं।
फिर जो ये होते हैं या मोल रोम होते हैं यानी रूट हेयर, यहाँ पे संवहनीय एधा होती है वेस्कुलर कैम्बियम, ये मूलगोप है यानी रूट कैप। इसमें हमें समझना क्या आता है कि जो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू होती है ये जो प्लांट होता है उनके शीर्ष पे भी होती है, जिससे पेड़ों की वृद्धि ऊपर की तरफ होती है, और जड़ों में भी होती है, जहाँ पे डिवीजन होता है तो जड़ें बढ़ती हैं। अब जो कैम्बियम है ये क्या होता है, एक ऊतक परत है जो पौधों की वृद्धि के लिए आंशिक रूप से अभिभेदित कोशिकाएं प्रदान करती है। ये जाइलम और फ्लोएम के बीच पाया जाता है। इसके बाद ये एक डायग्राम है, इसमें जो इसे गांठें बनी होती हैं उनको पर्वसंधि यानी नोड कहते हैं, और ये जो है इनके बीच का भाग इसको इंटरनोड कहते हैं। यहाँ पे वृद्धि क्षेत्र होता है यानी जहाँ से इनकी सेल डिवीजन से इनकी लंबाई बढ़ती है, और यहीं पर इंटरकेलोरी मेरिस्टम होती है जहाँ पे सेल डिवीजन से इनकी चौड़ाई बढ़ती है। आपको डायग्राम तो बनाना नहीं होता है इसमें, एनसीईआरटी नोट्स में प्रीलिम्स से बस इससे क्वेश्चन आते हैं, वो भी ऑप्शनल में, मतलब ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसके जो नोट्स क्या हैं, इंटर नोट क्या है, ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट बस आपको याद रखने हैं। इसके बाद परमानेंट टिश्यू, इसमें जो इसका पहला टाइप होता है पैरेन्काइमा, इसका ये डायग्राम है। इसमें ये इसका डायग्राम है, इसमें जो बीच बीच में ये खाली जगह है उसे अंतर केवसिकीय स्थान इंटर सेलुलर स्पेस कहते हैं। इसमें हरित लवक पाए जाते हैं जिसको क्लोरेनकाइमा टिश्यू भी कहते हैं। क्लोरेनकाइमा यानी जो इसका पैरेन्काइमा है इसमें भी एक टाइप होता है क्लोरेनकाइमा। फिर जलीय पौधों में एरेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है यानी दूसरा एरेनकाइमा, जो प्लांट को पानी पर तैरने में मदद करता है। और फिर तीसरा एरेनकाइमा, ये सॉफ्ट होता है, लचीला होता है, ये लिविंग जीवित सेल से बने होते हैं। इसके बाद दूसरा है कॉलनकाइमा, ये उसका डायग्राम है, आप डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें ये जो है भित्ति की मोटाई में वृद्धि करता है, ये केंद्रक होता है। फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये रिक्तिका है, ये जो इसका बाहर का आवरण है ये कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल है, और ये जो है ये पैक्टिन की परत होती है। प्लांट्स को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, इसकी सेल वॉल मोटी होती है, लिविंग सेल से बनता है। उसके बाद तीसरा जो है दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरनकाइमा, ये इसका डायग्राम है। इसमें ये सरल मज्जा युग्म पाए जाते हैं, ये मृत्यु सेल से बने होते हैं। इसके पहले के जो भी हमने पढ़े पैरेन्काइमा कॉलनकाइमा, ये जो है जीवित सेल से बने होते थे, पर जो स्क्लेरनकाइमा होते हैं वो डेड सेल से बनी होती है। प्लांट को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद आता है प्लांट सेल, ये प्लांट सेल का डायग्राम है। इसमें अंदर की तरफ होता है जाइलम और बाहर की तरफ होता है फ्लोएम। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो जाइलम होता है वो अंदर की तरफ होता है और फ्लोएम होता है बाहर की तरफ होता है। बाहर का जो आवरण है इसको एपिडर्मिस कहते हैं। इसमें ये कार्क होता है जो इसके अंदर पाया जाता है, और फिर जो ये स्ट्रक्चर है इसको मज्जा कहते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है ये कैम्बियम है यानी जो कैम्बियल रिंग बनाता है। कैम्बियल रिंग क्या है, जब हम पेड़ों को काटते हैं तो उसमें देखते हैं ऐसे बहुत सारे रिंग बने होते हैं जिसको वार्षिक वलय कहते हैं। जितने रिंग होंगे ये दर्शाएगा कि वो पेड़ उतने साल का है। तो जो कैम्बियम ये होता है यही ऐसे करके रिंग बनाने में हेल्प करता है। अब जाइलम क्या है, यह प्लांट में जल और खनिज का जड़ से पौधों तक स्थानांतरण करता है, और इसका जो एक तरफा संचलन होता है यानी केवल एक ही तरफा इसका संचलन होता है। ये मृत बाह्य सेल पाई जाती हैं, इनमें मृत बाह्य सेल पाई जाती हैं। और जाइलम होता है ये जटिल अस्थायी ऊतक से बना होता है। फिर आता है फ्लोएम, यह भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, यानी जो जाइलम होता है वो जल का स्थानांतरण करता है, जल पहुँचाता है पूरे पार्ट में, और जो फ्लोएम होता है ये भोजन को पूरे पार्ट में पहुँचाता है। इसका दो तरफा संचलन होता है, जीवित कोशिकाएं, परंतु सहारे की आवश्यकता होती है। जो जाइलम होता है ये अंतभित्ति यानी इसमें इंड वॉल अनुपस्थित होता है। जाइलम है ये 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहला जाइलम ब्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। इसके बाद आता है फ्लोएम, इसमें अंतभित्ति उपस्थित होती है यानी अंतभित्ति को चालनी नलिकाएँ कहते हैं। ये भी 4 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला है सेवे ट्यूब्स यानी चालनी नलिकाएँ, दूसरा कॉम्पियन सेल, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। फिर आता है जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू, ये जो है ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला उपकला ऊतक, इसमें सल्की एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, घनाभाकार एपिथेलियम, रोमक या पश्चमावी एपिथेलियम, ये 4 प्रकार के होते हैं। फिर दूसरा होता है संयोजी ऊतक, ये 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, तरल ऊतक। अब जो वास्तविक संयोजी ऊतक होते हैं इसके भी 5 पार्ट होते हैं, जैसे एरियोलर यानी इसको पैकिंग ऊतक भी कहते हैं, वसा संयोजी ऊतक, एडिपोज ऊतक, श्वेत ऊतक, टेंडन और लिगामेंट। जो कंकाल ऊतक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, अस्थि ऊतक और उपास्थि ऊतक। तरल ऊतक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट। इसके बाद पेशीय ऊतक, ये 3 टाइप के होते हैं, आरेखित या अनैच्छिक पेशी, रेखित या ऐच्छिक पेशी और हृदय पेशी। फिर तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले देखेंगे उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू, ये शरीर के बाह्य आवरण का निर्माण करता है और शरीर के आंतरिक अंगों का भी निर्माण करता है। अंगों के बाह्य आवरण का निर्माण करता है, सुरक्षा और घाव भरने में, उत्सर्जन में और स्त्राव में मदद करता है। पेशी ऊतक ये गति के लिए जिम्मेदार होता है, यानी जो पेशी ऊतक होती है इनके द्वारा ही हमारी बॉडी मूवमेंट कर पाती है। एरियोलर ऊतक ये त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है
आंतरिक अंगों के आसपास पाया जाता है। दो ऊतकों के बीच के खाली स्थानों को भरता है। अंदरूनी अंगों को अपने स्थान पर बनाए रखता है तथा जल और लवण के संग्राहक अंगों के रूप में कार्य करता है। तो एरियोलर ऊतक के इतने ही जो इसके मेन इसके जो कार्य होते हैं उसको आपको याद रखना है। उसके बाद एडिपोज ऊतक, इसमें वसा का संग्रहण करता है। ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच अंदरूनी अंगों के आसपास पाया जाता है। इसकी वसा के रूप में भोजन का संग्रह करता है। ठंडे प्रदेशों में जानवरों में यह त्वचा मोटी होती है, यानी जो ठंडे प्रदेश के जानवर होते हैं उनमें वसा की त्वचा मोटी होती है जिससे उनको बचाया जा सके। इसके बाद आता है टेंडन। ये मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। अत्यधिक मजबूत लेकिन कम लचीला होता है। कोलेजन प्रोटीन से निर्मित होता है। जो टेंडन होता है वो कोलेजन प्रोटीन से निर्मित होता है। लिगामेंट, ये बोन को बोन से जोड़ता है। कम मजबूत होता है लेकिन अधिक लचीला होता है और इलास्टिन प्रोटीन से निर्मित होता है। जो मोच वगैरह आते हैं वो लिगामेंट में ही आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि लिगामेंट हो वो इलास्टिन प्रोटीन से बनता है। रेखित कंकालपेशी ऊतक, इसमें क्या होता है कि ऐच्छिक गति के लिए जिम्मेदार होता है। ऐच्छिक गति यानी जो भी मूवमेंट हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, जैसे हाथ हिलाना, पैर हिलाना, ये सारी चीज़ें हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, तो वो सब ऐच्छिक मांसपेशियों से होती हैं। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का एक निश्चित व्यवस्था क्रम पाया जाता है इसमें। ये हमेशा अस्थियों से जुड़ा रहता है। इसमें थकान की अनुभूति होती है, लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकते। यानी जो ऐच्छिक गति मांसपेशियाँ होती हैं इनमें थकान की अनुभूति होती है और ये लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकती रेगुलर। चिकनी या आरेखित पेशीय ऊतक, इसमें एक्टिन व मायोसिन का निश्चित व्यवस्था क्रम नहीं होता। ये अस्थियों से जुड़ा हुआ नहीं होता है। इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकती, यानी जो कार्य हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते हैं, जैसे पाचन क्रिया हो गया और फिर जितने भी हमारे अंदर कार्य होते हैं वो सब अनैच्छिक मांसपेशियों से होता है। इन्हें थकान की अनुभूति नहीं होती, ये लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं। अब आता है हृदय पेशीय ऊतक। हृदय की गति के लिए जिम्मेदार होता है। ये भी अनैच्छिक होता है, यानी जो हृदय की हमारी गति है वो भी हमारी इच्छा से हम उसको रोक के चला नहीं सकते, तो ये भी अनैच्छिक होता है। रेखित व आरेखित दोनों के गुण इसमें उपस्थित होते हैं। अब इसके बाद आता है लास्ट टॉपिक, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक शरीर में होने वाली समस्त क्रियाएं, चाहे वह ऐच्छिक हों या अनैच्छिक, सभी को नियंत्रित और समन्वित करता है। तंत्रिका ऊतक के सेल को न्यूरॉन्स कहा जाता है। इसमें विद्युत धारा की दिशा डेंड्राइट से एक्सॉन की ओर जाती है, यानी जो डेंड्राइट होता है उससे जो सारी सूचनाएं होती हैं वो एक्सॉन की तरफ जाती हैं। यह शरीर की सबसे लंबी सेल न्यूरॉन्स होती हैं और जो न्यूरॉन सेल होते हैं इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, यानी न्यूरॉन सेल में डिवीजन नहीं होता है। दो तंत्रिकाओं के जोड़ को स्नैप्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्नैप्स इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन इसमें डिवीजन नहीं होता है। डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ विद्युत धारा की दिशा होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक खत्म हो गया, मैं आपको पूरे नोट्स दिखा देती हूँ। आप लोग नोट्स बनाने से पहले बुक को ज़रूर पढ़िएगा। सारे पॉइंट को कम से कम, सारे चैप्टर को कम से कम 2-2 बार ज़रूर पढ़िएगा, तभी आपको ये सारे की पॉइंट समझ में आएंगे। जैसे ये नोट्स हैं, इनको लाइन बाय लाइन तो लिख नहीं सकते, तो हम लोग की पॉइंट में ही लिखते हैं। इसके लिए आपको बुक पढ़ना होगा, तभी आप समझ पाएंगे इसको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी हिस्ट्री के नोट्स भी अपलोड किए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं सारे नोट्स। सारे नोट्स की पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप उसको ओपन करिएगा। फिर मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा, मैं अलाउ कर दूँगी। उसके बाद दोबारा से जब आप लिंक को ओपन करेंगे फिर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं उसके रिप्लाई ज़रूर करती हूँ।